हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। जैसा कि हम पिछले वीडियो में शिक्षण पढ़ चुके थे और आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, इसमें हम वंशानुक्रम देखेंगे आज। और वंशानुक्रम क्या है, इसे आनुवांशिकता भी बोलते हैं। ठीक है, आनुवांशिकता भी बोलते हैं या हेरिडिटी भी बोलते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम को, अब वंशानुक्रम क्या है, बालक को अपने माता पिता एवं अपने परिवार, अपने पूर्वजों की जो विशेषताएं, जो गुण या विशेषताएं जन्म या गर्भधान, मतलब गर्भधान तो आप समझ गए होंगे, प्रेगनेंसी में जब होता है, मतलब जब बच्चा बनना शुरू होता है, के समय से प्राप्त होती है। तो क्या है, वंशानुक्रम। जैसे ये क्यों होता है, कैसे हमें पूर्वजों का गुण मिल जाता है या अपने माता पिता का गुण मिलता है। जैसे कि गुण क्या हुआ, जैसे पापा मेरे छोटे हैं तो मैं छोटा हूँ। ठीक है, या मेरे पापा मम्मी गोरे हैं तो मैं भी गोरा हूँ। ये क्या है, ये गुण हैं पूर्वजों के। ठीक है, रंग रूप गुण हैं। ठीक है, जीन, जैसे पापा मेरे गंजे तो मैं गंजा हूँगा या ना हूँ, ये बात अलग है, लेकिन हो भी सकता हूँ। तो तो पाऊँगा, हो जाऊँगा, तो क्या है, वो गुण जीन आए हैं। ये वाहक कौन से हैं, किसके कारण हम गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या 3-4 पीढ़ी के बाद इस पीढ़ी में आया, वो किसका, पितृक, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में जीन बोलते हैं। ऐसे भी जीन ही करके लिख के आता है, पितृक नहीं आएगा। और जीन्स इंग्लिश शब्द है। ठीक है, वही जीन। अब इसमें क्या है कि क्या थोड़ा सा ये बायो का पॉइंट है। आपके जाइगोट पूछा गया केवीएस में और सीटेड में पूछा गया। ठीक है, जाइगोट क्या है, मतलब उसने पूछा था, तो जाइगोट आपको समझा देते हैं। नर के शुक्राणु या स्पर्म, ठीक है, जो नर मतलब मेल में जो शुक्राणु होते हैं या स्पर्म, मादा मतलब फीमेल में जो फीमेल के गर्भाशय में, मतलब उनके जो गर्भाशय होता है उसमें स्थित मादा के अंडाणु मतलब ओवम के साथ संयोग से एक संयुक्त कोष का निर्माण कर, जब निषेचन करते हैं, निषेचन करने के बाद एक कोष का निर्माण होता है। एक कोष मतलब एक कोशिका। कोई भी चीज़, अपनी शरीर एक कोशिका से बनी है। ठीक है, फिर बहुकोश की हो गई, पहले एक कोशिका से ही शुरुआत हुआ। जैसे कि ये मेल का स्पर्म हो गया और ये फीमेल का। इतना तो सबको पता होगा क्योंकि सभी ने बीएड कर चुका है, ग्रेजुएशन किया है, तो सभी के कॉमन ये सब चीज़ें हैं, तो सभी को इतना पता होगा। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या हुआ, पहली कोशिका का निर्माण। इसको क्या बोलते हैं, इसको जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने पूछा जाइगोट क्या है, तो इसमें आया था पहली कोशिका जाइगोट है, जो पहली कोशिका बन के निर्माण होती है वो जाइगोट है। अब जाइगोट हो गया, लेकिन लिंग का, लड़का मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे निर्धारण होगा। ठीक है, तो लिंग का निर्धारण हम करेंगे, मतलब पढ़ेंगे कि कैसे है। ठीक है, आप देखें पुरुष और स्त्री, इन्हीं के मेल से ही बच्चा होता है। ठीक है, तो इसके क्या है, पुरुष में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, और महिला में क्या होता है, अंडाणु, जिसे ओवम बोलते हैं, और पुरुष में जो शुक्राणु है उसे स्पर्म बोलते हैं। पुरुषों में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। जो गुणसूत्र होते हैं जीन के समूह को कहते हैं। ठीक है, और गुणसूत्र में डीएनए होता है। ठीक है, जो डीएनए हम जांच करते हैं कि ये डीएनए किसके माता पिता कौन हैं, या ठीक है इनके कौन से, जैसे ये होता नहीं किसी के परिवार में डीएनए का टेस्ट करना, तो डीएनए टेस्ट होता है, इससे पता चलता है कि आपके पिता यही हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें टेस्ट करना। तो डीएनए क्यों, क्योंकि गुणसूत्र जीन के माध्यम से हम चेक करते हैं, जीन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मैच करेगा कोई ना कोई जीन, तो आपके पिता वही होंगे। मेल में क्या होता है, एक्स वाई होते हैं, दो टर्म होते हैं, एक्स और वाई। फीमेल में एक्स एक्स होते हैं, ये कट्टम बट्टम नहीं है, एक्स एक्स है, फीमेल में एक्स एक्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर मेल लड़का होगा तो उसके गुणसूत्र क्या होंगे, एक्स वाई। ठीक, अगर लड़की होगी तो उसके गुणसूत्र होंगे वाई वाई। तो निषेचन क्रिया में क्या होता है, 23 गुण सूत्र जो होते हैं और 23 महिला के गुणसूत्र एक दूसरे से आदान प्रदान होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुल 46 गुणसूत्र बच्चों में उत्पन्न होता है। बच्चा मतलब महिला और पुरुष, ये लड़का और लड़की। ठीक है, दो ही हो सकते हैं। अपवाद वो अलग है, उसमें भी गुणसूत्र होते हैं। ठीक, उसमें भी गुणसूत्र होते हैं, वो बताएंगे जो अपवाद है। और 23 जोड़ी गुणसूत्र पूछा जाता है ह्यूमन में या मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी, और पूरा गुणसूत्र पूछे तो 46। आगे देखते हैं गुणसूत्र, जैसा कि हमने बताया 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। अब गुणसूत्र से एक क्वेश्चन और आया हुआ है,
मतलब ये तो नॉर्मल से आए हुए हैं कि 23 जोड़ी गुणसूत्र यूपी टेट में बहुत बार है, लेकिन सीटेट और केवीएस में पूछा गया है कि शुरू के 22 जोड़ी जो गुणसूत्र उनको क्या बोला जाता है, ऑटोजोम्स। या पूछा है ऑटोजोम्स क्या है, तो उसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र है। 23वां गुणसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जो सुपर टेट में भी पूछा गया, टेट में और सीटेट में बहुत बार पूछा गया, स्टेट टेट में भी बहुत बार पूछा गया। क्या कि 23वां गुणसूत्र पूछा गया, लिंग गुणसूत्र किसे बोलते, कौन सा गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र कौन सा है, लिंग गुणसूत्र कौन सा है, या अंतिम गुणसूत्र होता है। या तो ऑप्शन में ये था स्टेट टेट में और शायद सीटेट में, और या फिर एक में 23वां गुणसूत्र था। 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होगा वो अंतिम होता है, ठीक है। इसको या अंतिम बोल सकते हैं, अंतिम गुणसूत्र, जोड़ी गुणसूत्र, या 23वां। ये क्या होता है, ये लिंग निर्धारण करते हैं, ठीक है, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। यही जोड़ी से लिंग का निर्धारण होता है। अगर ये जोड़ी एक्स वाई हो गया तो लड़का मेल हो जाएगा, लड़का होगा। अगर एक्स एक्स हो गया तो फीमेल होगी, ठीक। याद रखिएगा, 23वें गुणसूत्र ही निर्धारण करता है। और इसके निर्धारण में क्या है, लिंग निर्धारण में पुरुष के गुणसूत्र के आधार पर होता है लिंग निर्धारण, पुरुष के गुणसूत्र। क्योंकि महिला के पास तो एक्स एक्स होता ही है, ठीक है, वो तो हमेशा उनके पास एक्स एक्स वाई तो कोई होता नहीं, लेकिन पुरुष के पास, मेल के पास एक्स वाई दोनों होता है, ठीक है। जब इसका वाई और इसके एक्स से मिलेगा तो एक्स वाई ही बनेगा, और इसका एक्स अकेले रह जाए और ये एक्स भेजेगा, फिर एक्स एक्स बनेगा जो लड़की होगा। तो कहने का मतलब मेल के आधार पर होता है, ठीक है, गुणसूत्र। लिंग का निर्धारण मेल के आधार पर होता है, इसीलिए पितृसत्ता उत्ता आपने पढ़ा होगा ज़्यादा होता है, क्योंकि अपने आप को लोग लिंग मेल या पुरुष अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा मानते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपने तो बड़े बच्चे का जन्म होता है, एक क्वेश्चन और आए हैं जुड़वा बच्चे से, एक नहीं बहुत क्वेश्चन आए हैं ट्विन से, या इसको बोलते हैं यमज, ट्विन्स या यमज। अब एमज क्या होता है, यमज क्या होते हैं, यमज दो प्रकार के होते हैं, एक सम एमज और एक बंधु एमज। सम एमज को बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, और बंधु यमज को बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सम एमज देखते हैं। सम एमज में क्या होता है, हाँ मैं इसे बता रहा हूँ। सम एमज में क्या होता है, जैसे सम देखिए आपको बताया, सम मतलब बराबर। इसमें क्या होगा, अगर देखते हैं ना, दो भाई एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं, वो क्या होते हैं सम एमज। या दो बहनें एक दूसरे से बिल्कुल सेम है, वो क्या है सम एमज। बंधु एमज में क्या होगा, जैसे एक कभी कभी देखेंगे भाई बहन दोनों जुड़वा एक साथ पैदा हुए लेकिन अलग अलग हैं, भाई जाहिर से वो लड़का है और लड़की, ठीक है, लिंग अलग होगा। इसमें क्या होगा, लिंग एक ही, अगर लड़का है तो लड़का ही होगा, और लड़की पैदा हो तो जुड़वा में लड़की भी हो सकती, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अगर दो लोग पैदा हुए हैं तो इसमें लिंग अलग अलग होगा, लड़का लड़की या तो एक मेल होगा और अगला एक फीमेल होगा, और दोनों में अंतर होगा। इसमें क्या है, चेहरे सेम बिल्कुल एक जैसे आप पहचान नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखते हैं सम एमज क्या है, दोनों एक ही लिंग के होते हैं। मैंने बताया जो भी होगा, लड़का होगा या लड़की, या तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, तीन चार जो भी हो सकते हैं, मतलब बढ़ ही रहे केस, जैसे आपने देखा होगा अपवाद स्वरूप बहुत से केस, लेकिन नॉर्मल दो का हम लेके चलते हैं। इसमें क्या होगा, एक ही लिंग के होंगे। अगर बच्चे हैं लड़का, इसमें जैसे अगर फीमेल है तो फीमेल दो पैदा होंगे, फीमेल ही होगी सम एमज में। अगर मेल है, लड़का है तो लड़का ही लड़का होगा, दोनों के एक ही गुणसूत्र होंगे। जाहिर सी बात है, अगर एक ही गुणसूत्र हैं तभी फीमेल है, और उनके चेहरे भी समान होंगे, मतलब हर चीज़ आपको, बनावट, चेहरा, हाइट, हर चीज़ समान है, गोरापन अधिकतर सब आप अंतर नहीं कर सकते। या मेल है तो दोनों मेल एक जैसे ही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनका रंग रूप, जैसे मैंने बताया, रंग रूप, आकृति और अन्य गुणों में भी विचित्र समानता देखने को मिलती है। विचित्र मतलब आप नॉर्मल फर्स्ट टाइम जाओगे तो नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स पहचान लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ अंतर होता है, वो माइनॉरिटी देखते रहते हैं। लेकिन आप अगर पड़ोसी हैं तब भी आप नहीं जान पाओगे, ऐसा आप सभी के साथ होता होगा। आगे आते हैं बंधु इमेज में। बंधु इमेज क्या है, मैंने आपको बताया था, इसमें दोनों अलग अलग होते हैं। अगर लड़का होगा एक तो दूसरी लड़की होगी, फीमेल होगी। अगर पहली लड़का होगा और दूसरा लड़की होगी, मतलब कहना पहली लड़की होगी तो दूसरा लड़का होगा, मतलब ये नहीं पहला और दूसरा नहीं, तो साथ में ही होते हैं, ठीक है।
तो मतलब दोनों के लिंग अलग होते हैं, इसमें लिंग अलग अलग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनके गुणसूत्र भी अलग अलग होंगे। अगर गुणसूत्र एक होते तो एक लिंग होता, ठीक है। अगर मान लो एक्स एक्स वाई गुणसूत्र वाला है तो लड़की होती दो, और जो दो लड़की होती तो ये क्या होता है, सम यमज होता, जो पहले भी पढ़ाया, ठीक है। लेकिन इसमें गुणसूत्र अलग अलग है, तो एक के साथ एक्स वाई मिल गया और एक के साथ एक्स एक्स मिल गया, दोनों गुणसूत्र मिल गए, तो ये क्या हो जाएगा, गुणसूत्र अलग अलग होंगे, जिससे लिंग अलग अलग होगा। लिंग अलग अलग होगा तो बंध यमज में आएगा। इसमें रंग, रूप, आकृति, अन्य गुणों में भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। जैसे लड़का होगा तो जाहिर सी लड़की की तरह मोच तो आ नहीं जाएंगे उसके, या उतनी हाइट और ऐसा कुछ तो होगा नहीं। लड़की होगी, उसका लड़की वाला पूरा जो भगवान ने फिजिकली बनाया है सब कुछ लड़कियों का होगा। और उसी हिसाब से रंग रूप में भी लड़की साथ होकर गोरी भी हो सकती है, लंबी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। लड़का बड़ा हो सकता है, गोरा नहीं हो सकता, मम्मी को पड़ सकता है, मतलब भिन्नताएँ हो सकती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो बहु एमएच वाला बता रहा हूँ, बंधु एमएच वाला, ये क्वेश्चन केवीएस में और सुपर टेट और स्टेट टेट में बहुत बार पूछा गया है। यूपी टेट में अभी नहीं, लेकिन शायद यूपी टेट में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वहीं से कॉपी करते हैं। फिर अब देखते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत। अब पढ़ते हैं सिद्धांत, जो कि यूपी टेट, सुपर टेट, कहीं कहीं केवीएस और स्टेट टेट में भी पूछता है। सॉरी, केवीएस नहीं, स्टेट टेट में पूछता है और सीटेट में। बीज कोष को जनन द्रव्य बोलते हैं का सिद्धांत का निरंतरता का सिद्धांत है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका किसने दिया था, बीजमैन ने दिया था। ये सिद्धांत किसने दिया था, बीजमैन ने दिया। इसमें बीज कोष या जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता। जो बीज कोष होता है या जनन द्रव्य होता है, जनन द्रव्य मतलब जो आपके जीन होते हैं, जो ये बताएं उन्होंने, जो सिद्धांत दिया उसमें बताएं कि वो जीन कभी भी नष्ट नहीं होते। यही कारण है कि पीढ़ी दर पीढ़ी में निरंतर गुणों का आदान, निरंतर गुणों का संचरण, संचरण मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कोई चीज़ जाना या हस्तांतरित होता रहता है। मतलब कि आप अगर जीन अगर मर जाते हैं, मान लीजिए जीन एक पीढ़ी से मर जाते तो आपके नाना या आपके बाबा टकले हैं, तो आप पापा नहीं हैं आपके, लेकिन आप हो गए, तो आपने जीन कहाँ से पाया, आपने बाबा से पाया, ठीक है। या आप लंबे हो गए, आपके पापा छोटे थे, लेकिन आपके बाबा या नाना में से कोई लंबा था, नाना तक भी जीन जाता है, ठीक है, वहाँ से भी जीन आ सकता है आपके मम्मी से आप पे, ठीक। तो आप लंबे हो गए तो क्या आपके पापा मतलब दूसरे नहीं, आपकी मम्मी भी छोटी थी, लेकिन उनके नाना जो उनके पापा आपके नाना जो हैं वो लंबे थे, तो वहाँ का जीन्स आपके पास आया, ठीक। तो इनका कहने का मतलब है जीन कभी नष्ट नहीं होते, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भले आप में ना आए, उसके बाद पीढ़ी में 3 4 5 पीढ़ियों तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बीजमैन का सिद्धांत था। इन्हीं का सिद्धांत एक और था बीजमैन का, कौन, उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत। उपार्जित गुण क्या है, उपार्जित मतलब जो अर्जित गुण, जो हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, जो हम कमाते हैं अपनी योग्यता से, जो अर्जित करते हैं, अर्जित गुणों तथा दक्षता का पीढ़ी दर पीढ़ी में हस्तांतरण नहीं होता है। जैसे जो हमने सीखा है, इनका एक कहने का ये था, जैसे जो हम सीखते हैं, मान लीजिए मैं वैज्ञानिक हो गया तो मैंने विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानकारी, लेकिन मेरा बच्चा इतना ना हुआ जानकार, ठीक है, अपंग भी हो सकता, मतलब दिव्यांग भी हो सकता है माइंड से, तो इसका मतलब थोड़ी ना साइंटिस्ट होता है दिव्यांग नहीं हो सकता है। इनका कहने का मतलब ये था बीजमैन के सिद्धांत। अब उपार्जित गुणों के असंचरण मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी न जाना, ठीक है, कहीं न जाना का सिद्धांत किसने दिया था, बीजमैन दिया। इन्हीं के सिद्धांत के विपरीत सिद्धांत लैगमार्क ने दिया था, उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत। मतलब संचरण मतलब उपार्जित जो आप अर्जित करते हैं गुण, उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाता है, सीधी दोनों का, इनका उल्टा लैगमार्क ने दिया था, बिल्कुल विपरीत। क्यों दिया था, देखिए इन्होंने क्या बताया था, अपनी थ्योरी बताई थी, अर्जित गुणों तथा अर्जित गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी में संचरण होता है। जैसे जिराफ, इन्होंने एग्जाम्पल दिया था जिराफ, तो जिराफ क्या है, जिराफ आज के कुछ साल पहले क्या होगा, उसकी गर्दन का इन्होंने एग्जांपल दिया, पहले छोटी होगी, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ खाने के लिए और उठाया होगा तो और बड़ी होगी, फिर और बड़ी होगी, फिर और बड़ी होते होते जिराफ की गर्दन बड़ी होने लगी। जैसा कि हम बता रहे हैं, एक इन्होंने ये एग्जांपल दिया, जिराफ तो एग्जांपल आप में आया, यूपी टेट में आया हुआ है। एक एग्जांपल आपके सामने बता रहा हूँ, जैसे हम सब एक बंदर के ही वो हैं वंशज, तो बंदर में पूँछ हुआ करती थी, आगे बढ़े फिर आदिमानव में भी पूँछ हुआ करती थी। आज हमारे सबके पूँछ नहीं है, तो क्या हुआ, उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हम यूज़ करते तो आज भी हमारे सबके पूँछ होती। तो ना होना मतलब, ठीक है, ना होना मतलब हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है, अगर वो करते तो हमारे साथ वो होती, ठीक। हम
अपने पैरों को धीरे धीरे यूज़ करना। पहले हम ऐसे चारों हाथ और पैरों को पता नहीं था कौन सा हाथ है कौन सा पैर, जैसे कि बंदर का आप देख लें। फिर हमने उठ के हाथ का प्रयोग करना सीखा, तो हाथ का प्रयोग हमारा अलग अलग धीरे आदिमानों में हाथ दिखने लगे कि हाथ ऊपर होते हैं पैर नीचे होते हैं। ठीक, आज हमारे पता चलता है हाथ दो ऊपर हैं पैर नीचे हैं। ये कैसे पता चला? क्योंकि हमने यूज़ किया। तो वो अर्जित गुण जो हमने एक पीढ़ी में सीखा दूसरी पीढ़ी में से, तो वो स्थानांतरण हो रहा है। लैमार्क ने ये कहा था दोनों के थ्योरी सही हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये साइकोलॉजी, इसमें सभी की थ्योरियाँ सही हो सकती हैं। ठीक, तो जिराफ का क्वेश्चन आया हुआ है कि जिराफ क्या किस सिद्धांत को करता है? तो उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत का करता है। ठीक, अब आ जाते हैं जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। अब जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया था? गाल्टन ने दिया था। गाल्टन, अब इन्होंने क्या कहा? बालक में गुणों का संचरण केवल माता पिता से ना होकर पूर्वजों से भी होता है। मैंने आपको जैसे बता दिया, ऐसा नहीं आपके पापा छोटे हैं इसका मतलब आप लंबे हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके पापा नहीं, वो आपके मम्मी नहीं। शायद आपके बाबा जी बड़े रहे होंगे हाइट में, या आपके नाना होंगे, या उनके पापा लोग होंगे। ठीक, तो ऐसी चीज़ें होती, या मम्मी पापा काले हैं सांवले हैं बच्चा गोरा हो गया, ऐसा होता है। मम्मी पापा गोरे तो बच्चा काला हो जाता है। तो वो क्या होता है? वो कहीं ना कहीं आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी से आया हुआ जीन होता है। ठीक, तो ये किसने दिया था? गाल्टन ने दिया था कि मम्मी पापा का ना जीन आके आपका दादा दादी या उनसे भी उनके पापा पापा का आ सकता है, पापा या मम्मा का आ सकता है। ठीक, अब मेंडल ने क्या दिया था? ये आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। आनुवांशिकता मतलब वंशानुक्रम के जनक कहे जाते हैं मेंडल। ठीक है, इन्होंने प्रयोग किया था मटर के पौधे पे, बताया था आनुवांशिकता के जनक बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था। फिर सफ़ेद चूहों पे, ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है, सीटेट में भी बहुत बार पूछा गया, यूपी टेट में तो बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन में से है कि किस पे प्रयोग किया था। तो इसमें दोनों ऑप्शन आता है, लोग मटर जानते हैं, मटर लगा के चले आते, टिक करके चले आते, लेकिन सफ़ेद चूहों दोनों पे। ठीक, इन्होंने क्या कहा था? माता पिता से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता पाई जाती है। मतलब जाहिर सी बात वही सेम जो इन्होंने दिया है वही चीज़ इनका भी है, लेकिन इन्होंने पहले दिया था कि मतलब विविधता क्यों पाई जाएगी? क्योंकि उसके उनके माता पिता छोटे होंगे, लड़का बड़ा हो गया तो विविध हो गया अपने माता पिता से। ये कैसे हुआ? उनके नाना बड़े रहे होंगे, या उनके बाबा बड़े, या उनके दोनों के पापा या उनके मम्मी कोई ना कोई बड़ा हो रहा होगा हाइट में, तो बच्चा बड़ा हुआ है। तो विविधताएं ये नहीं है कि आप माता पिता ही जो गुण है बच्चे का, शायद नानी का गुण आ सकता है, नानी का गुण आ सकता है, दादा दादी का गुण आ सकता है। ठीक है, तो किसी का भी गुण आ सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी से। ऐसा नहीं कि चाचा का गुण आ जाएगा। चाचा का गुण वो होगा, उनका नहीं आएगा, उनके पापा मतलब आपके बाबा का गुण वो आएगा। ठीक है, तो जो पीढ़ी से निर्माण हो रहे हैं एक दूसरे निषेचन से जो बनेंगे, जैसे जो लड़का होगा जिसके निषेचन से, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब वंशानुक्रम के नियम हैं दोस्तों, और टाइम इसी के साथ थोड़ा ज़्यादा हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़्यादा कर दीजिएगा। ठीक है, वॉच होना चाहिए, चाहे भले एक ही 2 लोग देखें या 10 लोग देखें 20 लोग देखें, वॉच होना चाहिए कुल मिला के। ठीक, आपको नोट्स बहुत अच्छा दिया जाएगा, आप अपने नोट्स से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ही ख़त्म होगा वंशानुक्रम और फिर वातावरण, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, आप अपने नोट से किसी भी नोट से आपने तो कहीं ना कहीं तैयारी की होगी, आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।